यूक्रेन ने क्या किया था जिसने रूस को ये करने पे मजबूर किया? या ये जैसा पहले से हम लोग मान रहे हैं, ये रूस की बदमाशी है सरासर? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक डायमेंशन नहीं होता है किसी विषय का। उसके बहुत डायमेंशंस होते हैं, बहुत पहलू। यूक्रेन और रूस का जो मसला है, उसके भी कई पहलू हैं। और अब इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें थोड़ा-सा इतिहास में जाना होगा। पुतिन साहब ने 2 महत्वपूर्ण स्पीचेस दी हुई हैं। उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, जो दर्शाते हैं कि उनका अप्रोच क्या है यूक्रेन के प्रति। मोटी बात यह है कि वो ये मानते हैं कि यूक्रेन कीव का जो हिस्सा है, वही रूस, एक पहले का साम्राज्य समझिए रूस, जहां से उत्पन्न हुई ये स्लाविक जातियां जहां पे बसी थीं, और रूस उनका एक कीव का इलाका जो यूक्रेन में है, वो उनका बेस था। और वहां से वो विस्तार हुआ, उनका रूस में गई, बेलारूस में गई और कुछ यूक्रेन में भी। तो इन्होंने कई बार कहा है कि 600-700 साल पहले हम तो सब एक थे, लेकिन कुछ लोग वहां पे ऐसे थे, कुछ ये थे जो कि औरों के बहकावे में आ गए, अब जिन्होंने अपना जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाई तो सभी थे, लेकिन वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, जैसे रूस आज है, रूस के लोग हैं। उन्होंने रोमन कैथलिक बन गए, भाषा में थोड़ा-सा परिवर्तन हो गया। तो एक प्रकार से अगर आप देखिए तो मुझे हमेशा लगता है कि साइकोलॉजिकली उनको वो स्वीकार नहीं कर पाए हैं अभी तक, और कई लोग वहाँ रूस में नहीं स्वीकार कर पाए हैं कि अ, यूक्रेन का अस्तित्व अलग हो गया। वो अब रूस नहीं है। और सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद यूक्रेन अब स्वतंत्र है, वो उसको ये आज़ादी है कि वो अपना फ्यूचर, अपना भविष्य तय करे। पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये कि एक ये माना जाता है कि जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया, तो कई मसले उठे सोवियत यूनियन के बीच में और नेटो के बीच में, खास तौर से अमेरिका के बीच में। और एक मसला ये था कि नेटो का अब क्या स्वरूप होगा? क्योंकि आपको याद होगा कि शीत युग के ज़माने में 2 संगठन थी, एक नेटो था और दूसरा जिसको वार्सो पैक्ट कहते थे, जहाँ पर पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, अ, ऐसे देश थे जो कि सोवियत यूनियन के साथ थे। तो वो तो अलग हो गए, सोवियत यूनियन खत्म हो गया। तो इसमें ये माना जाता है कि एक प्रकार से आश्वासन दिया गया था रूस को, और जो रूस के नेता थे तब, कि हम नेटो का विस्तार पूर्व की ओर नहीं करें। यानी अ, इस रूस के की सुरक्षा को और उनकी अ, सामरिक दृष्टि से कोई भी चोट नहीं पहुंचेगी, कोई खतरा नहीं। हुँ। लेकिन 1999 के बाद, 1999 के बाद 5 बार यू इसका नेटो का विस्तार हुआ, और वो जो देश थे जो कि पहले सोवियत यूनियन में थे या वार्सो पैक्ट के थे, उनको नेटो ने साथ लिया। इसी तरह ईयू में भी वो कई देश साथ आए। अब ये पुतिन को और जो रूस का सामरिक वर्ग था, उनको ये स्वीकार नहीं था। वो कई बार अमेरिका से और नेटो से कह चुके थे कि ऐसा मत करो, हमें खतरा है। हुँ, और जब फिर यूक्रेन की बारी आई तो उन्होंने एक लाल रेखा खींच दी कि यहाँ पर यूक्रेन तो किसी अ, हम यूक्रेन का नेटो में शामिल होना तो कतई स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो। हुँ, इसके साथ-साथ नेटो ने अपने संविधान में परिवर्तन किए। 2014 तक तो वहाँ पर
जो सरकार थी वो ये माना जाता है वो प्रो रशा थी। लेकिन वहाँ पे फिर एक क्रांति आई, क्या उसको कहते हैं, वो क्रांति आई और सरकार बदली और वो सरकार प्रो वेस्टर्न हो गई। और फिर संविधान में ये ला दिया गया कि हम ये यूक्रेन की महत्वाकांक्षा है कि वो नेटो और पश्चिम की ओर देखे, यानी वेस्ट की तरफ। ये एक प्रकार से बुनियाद बनी झगड़े की और ये मामला अ, बद से बदतर ही होता गया। तो इसके 2 लेवल थे, एक तो रूस और यूक्रेन और हुँ, दूसरा रूस और नेटो। जी। अब मैंने आपके साथ एक शो में पहले भी कहा हुआ था कि हुँ, जब जो महाशक्तियाँ होती, हुँ, खास तौर से वो महाशक्तियाँ जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जैसे रूस के पास है और ये माना जाता है कि रूस का न्यूक्लियर वेपन्स का भंडार दुनिया में सबसे ज्यादा है। इनको ये जरूरत होती है कि अपने सामरिक हितों को रेकंसाइल करें, हुँ, किसी तरह उनमें संतुलन बनाए। जी। हाँ, ये जरूर है कि भाई एक किस्म से तो आप कह सकते हैं कि हर देश स्वतंत्र है, हर देश सॉवरेन है, वो अपने नीतियों के फैसले खुद करे। ये अपनी जगह ठीक है। लेकिन हकीकत यही है दुनिया की कि एक एक तरफ तो बड़े देश हैं और उनके हित हैं और दूसरी तरफ छोटे देश हैं। दुनिया की चलन है कि छोटे देश जो हैं, उनको कभी-कभी खून का घूँट पीना पड़ता है। अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तो मेरा मानना है कि अगर आप यूक्रेन की जो मामला जिस तरह बिगड़ा, उसकी बुनियाद अगर देखें तो यही मिलती कि एक असफल रहे महाशक्तियाँ, खास तौर से यूरोप की, नेटो, कि वो इसको रिकंसाइल कर पाएँ। इधर बहुत बात होती है कि पीसफुल राइज़ ऑफ चाइना, कि चीन को कैसे अकोमोडेट करें, पहले ये होता था। अब इस नतीजे पे अमेरिका और पश्चिम के देश पहुँचे हैं कि चीन जो है वो बहुत एग्रेसिव हो गया है और उसको उसका अकोमोडेशन मुश्किल है, उसको रोकना भी पड़ेगा। तो मैं पैरेलल इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम की ये फाउंडेशन है और अगर इसके अंदर मुश्किल पड़ जाए, तो फिर आगे चल के क्या रूप लेगी वो मुश्किल, उसका कहना मुश्किल हो, बहुत ही कठिन जी। है। और यूक्रेन में यही मैं देखता हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये भी कह दूँ कि चाहे कितनी भी चुनौती हो, प्रोवोकेशन हो, कितना भी गुस्सा चढ़े, लेकिन जिस तरह का आक्रमण रूस ने किया, पुतिन ने किया यूक्रेन पे, वो हुँ, काबिले बर्दाश्त हुँ, नहीं, वो गलत है। एक ऐसी महाशक्ति जिसके पास हुँ, परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, ये वीटो पावर है, न्यूक्लियर वेपन का भंडार है, वो एक पड़ोसी देश पर इस प्रकार का हमला करे, वो हुँ, उससे तो फिर पूरा जो जो सिस्टम है वो चरमरा जाता है। जी। और अब मैं ये देख रहा हूँ कि अब मुश्किल ये है कि इस दलदल में जो फँसे हुए हैं उससे निकलें कैसे? हुँ, क्योंकि अब एक एक वक़्त 1 हफ्ता 10 दिन हुए मेरी उम्मीद जागी थी, क्योंकि ये बात हो रही थी कि रूस के प्रतिनिधि और यूक्रेन के प्रतिनिधि मिल रहे हैं, बातचीत चल रही है। अभी भी वो खबरें आ रही हैं। बीच में तो यहाँ तक हुआ, यूक्रेन के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री तुर्की में मिले और तुर्की के विदेश मंत्री साथ थे। हुँ, लेकिन अभी तक कुछ रास्ता मिल नहीं रहा है और मुश्किल ये है कि यूक्रेन और रूस की तो बातचीत के साथ-साथ अब ज़रूरत है नेटो हुँ, और रूस की बातचीत, चाहे वो बैक चैनल ही पे हो, शायद हो भी रही हो, हुँ, लेकिन उसमें ज़्यादा जोर देना है। लेकिन दिख तो यही रहा है कि सब लोग अपनी मैक्सिमम पोज़ीशंस पे अड़े हुए हैं, युद्ध चल रहा है और आज के दिन तो नेटो का एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट भी हुआ और उसमें हुँ, भी जो फैसले हुए हैं, वो जो आग भड़क रही है उसमें रेत तो नहीं डाले।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।